प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भारत और एकता। इसके अंतर्गत देखिए भारत के बारे में बताया गया और साथ ही साथ भारत में जो एकता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो एकता क्या है। अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अलग अलग संस्कृति रीति रिवाजों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम के साथ जीवन जीते हैं। भाईचारा सौहार्द प्रेम उनके मध्य होता है। आपको पता है हमारे देश में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान है हमारी एकता। हम कहते हैं अनेकता में एकता, यानी अनेक विविध या अनेक स्थितियाँ हैं फिर भी हम सब एक हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, अनेक अनेक वेशभूषा पहनावा से लग रहा है धर्म के अन्य अन्य लोग हैं। तो देखो इसमें कई बातें बताई गई। एकता किसे कहते हैं, भारत की एकता के बारे में आपने क्या क्या सुना है आज तक। जात पात की भावना ने देश को क्या नुकसान किया है। सबसे बड़ी जो एकता में कमज़ोरी उत्पन्न करती है वो हमारी है जात पात की भावना, यानी जाति की भेद की जो भावना है, जाति भेद की जो भावना है हमारे देश में, वो धीरे धीरे एकता को बाधित कर रही है, इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। हमारी एकता में रुकावट डालने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट तो जाति के नाम की है। फिर धर्म के आधार पे हम कह सकते हैं इसमें समाज का शिक्षित नहीं होना और अनेक परेशानियाँ व स्थितियाँ हैं। तो देखिए सबसे पहले आप फोटो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने अपने विचार इसमें लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका शीर्षक सार, भारत और एकता इसका शीर्षक है। सार देखिए, भारतीय संस्कृति ऊपर से चाहे भिन्न दिखाई दी पर वह अंदर से एक है, यही यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। आरंभिक युग में यानी भारत देश का जब निर्माण हुआ था उस समय में सब कुछ ठीक ठाक था, पर धीरे धीरे भारतीय समाज को जाति भेद की भावना ने जकड़ लिया। यानी धीरे धीरे हमारे देश में जाति भेद की जो भावना है, जातियों के अलग अलग होने के कारण लोगों में मतभेद हो गए, इससे राष्ट्रीय एकता की हानि हुई। इसीलिए राष्ट्र की एकता में बाधा उत्पन्न हुई, इससे नुकसान हुआ। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या विचार अपने लिखे हैं भारत की एकता के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में दो बातें अजीब हैं। एक तो यहाँ की संस्कृति की एकता बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकों जैसे महाभारत, रामायण और ऐसी ही अन्य पुस्तकों ने भारतीय संस्कृति पर अपने अपने ढंग से भारी असर डाला है। यानी हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, महाभारत रामायण, जो हमारी भारतीय संस्कृति पर क्या है प्रकाश डालती हैं। अनेक बातें उसमें लिखी हैं धर्म को लेकर, जातियों को लेकर। उनके बाद एक आम संस्कृति फैली, हालांकि उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोशाक पहन ली। पोशाक होती है वेशभूषा, जिसको आप अंग्रेजी में ड्रेस कहते हैं। यानी जाति के नाम पर लोगों ने क्या कर लिया, अपने आप को बांट लिया, अलग अलग पहनावा पहनने लगे। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बुनियादी वही है, लेकिन नींव भी आज वही है। चाहे अलग अलग पोशाक पहन ले फिर भी हम एक हैं। बावजूद इसके कि भारत में 50 राजनीतिक टुकड़े रहे, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि बहुत पुराने ज़माने में भी भारतीय भूभाग राजनीति के हिसाब से एकीकृत देश के रूप में कम ही रहा। तो लेखक ने कहा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है कि प्राचीन समय में राजनीति के नाम पर हमारे देश के अनेक टुकड़े रहे हैं, फिर भी क्या हैं, हम एक ही रहे। तब भारत क्या था, कहाँ तक था, ऊपर का हिस्सा आर्याव्रत था या ब्रह्मव्रत था, यह हिस्सा बढ़ रहा था। लेकिन जिसे हम आज क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान, यह बड़े से बड़े समय यानी अशोक के समय में पूरा एक नहीं हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि अनेक बड़े बड़े राजा सम्राट यहाँ हुए हैं। तो अशोक एक महान सम्राट आता है पुराने ज़माने का या पुराने समय का, उसमें भी पूरा भारत देश एक नहीं हुआ था, उसमें भी टुकड़े थे, इसमें थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद देश के फिर टुकड़े हो गए, यानी महान अशोक सम्राट ने खूब बड़े भूभाग को जीत लिया। हिंदुस्तान का जो भूभाग है थोड़ा सा उसमें छूट गया, लेकिन फिर उसके छोटे छोटे और टुकड़े हो गए। तो हमारे यहाँ राजनीति देश को जोड़ती नहीं थी। राजनीति के ख्याल से भारत को जोड़ने का विचार पिछले ज़माने में बहुत कमज़ोर रहा है।
आप देखिए भारत के लोग कहाँ कहाँ जाते थे, वे सारी दुनिया में घूमते थे। दूसरे मुल्कों में वे अपना धर्म ले गए। अपना धर्म से मतलब बौद्ध धर्म से है, यानी भारत देश के लोग प्राचीन समय में भी अलग अलग देशों में जाते थे और अपना अब लोग गए तो उनका धर्म भी भारत देश से बाहर गया, विदेशों में गया तो बौद्ध धर्म भी उनका गया है। क्योंकि हिंदू धर्म तो बाहर बहुत कम गया, भारत से धर्म लेकर वे चीन, जापान, मंगोलिया और सारे मध्य एशिया में फैले। तो बौद्ध धर्म क्या अनेक देशों में फैला, इन देशों में बताया है। भारतीय समुद्र पार करके, पर्वत पार करके इधर ब्रह्मा नया नाम है, म्यांमार वगैरह में और उत्तर पश्चिम में गए। उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी, यानी धर्म के बीच में कोई भी रुकावट बाधा नहीं आई। पिछले 200-300 वर्ष से जाति की रुकावट हो गई, लेकिन 200-300 साल हो गए। आज वर्तमान समय में क्या हो गया, 200-300 सालों से जाति के नाम की रुकावट आ गई है। जाति के आधार पर लोग टुकड़ों में बट गए। वे दुनिया में निडर होकर घूमते थे। कब? पुराने समय में। अपनी कला को लेकर, अपनी भाषा को लेकर वे देश विदेश में जाते थे। संस्कृति को वे दूर दूर तक ले गए। दूर के देशों में भी अब भी आप जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मंगोलिया जाएं, दूर दूर के देशों में जाओ, वहाँ आपको ढेरों संस्कृत शब्द मिलते हैं। यानी प्राचीन समय में भारतीय लोग पूरे अनेक देशों में घूमे थे। वहाँ के आपको पता है, जब एक भाषी व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की भाषा को अपना लेता है और अपनी भाषा के वहाँ के शब्द भी छोड़ता है। तो संस्कृत के शब्द आज भी हमें कई देशों में पाए जाते हैं। हमारे कभी भी भाषा व्यक्तियों के जीवन में बाधा नहीं आई, भाषा संस्कृति नहीं बनकर आई, लेकिन आज वर्तमान समय में जाति भेद आ गया है, जो एक बाधा हो गया। 1500 वर्ष हो गए हमारे पूर्वज मंगोलिया गए थे। मंगोलिया के इतिहास में लिखा है कि भारत से एक बड़ा आदमी आया, उसने मंगोलिया की एक राजकुमारी से विवाह किया और उससे मंगोलिया का राज खानदान शुरू हुआ। अब तक वे कहते हैं वह एक आदमी, भारतीय आदमी था, उसने वहाँ का राजवंश शुरू किया। अब तक आज़ाद मंगोलिया का जो झंडा है उसका नाम है शायद स्वयंभू, यानी मंगोलिया देश का झंडा, उसका नाम भी स्वयंभू है। और मंगोलिया के इतिहास में आज भी ये बात लिखी हुई कि भारतीय लोग आए थे यहाँ और भारतीय लोगों ने ही क्या किया था, उनमें अनेक प्रकार की भावना या लोगों को एकत्रित कर कर राजा का शासन शुरू किया। अब देखो स्वयंभू जो शब्द है वो बताया लेखक ने, संस्कृत का शब्द है, स्वयंभू का संस्कृत का शब्द है। देखिए कहाँ कहाँ जा पहुँचा यह है। इसकी आपको मैंने एक मिसाल दी है, यानी एक ही बात बताई है। यही बात कंबोडिया वगैरह सभी मुल्कों में, यानी अलग अलग देशों में भी हम बात करें तो संस्कृत के अनेक शब्द, हमारी जो संस्कृत भाषा प्राचीन, उसके शब्द अनेक देशों में भी गए हैं। आप भारत को और जानना चाहते हैं तो भारत के बाहर जाकर पुराने भारत की निशानियाँ देखिए, उसकी कलाओं की, उनकी विद्या की और उनकी भाषा की, उनकी कितनी ही बातें और देशों में पहुँचे। वहाँ जो सबसे बड़े मशहूर मंदिर हैं वे भारत के लोगों के बनाए हुए हैं, अंकोर वाट में, कंबोडिया में या इंडोनेशिया में। इतना ही नहीं, अलग अलग देशों में आप जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े या विशाल मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और वे भारत के लोगों के बनाए हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पे लेखक ने बताया है कंबोर वाट में, कंबोडिया में भी क्या मंदिर बने हुए हैं, इंडोनेशिया में भी बड़े बड़े मंदिर हैं। एक तो भारत का वह ज़माना था जब उसमें जान थी, भारत के लोगों में जान थी, यानी हिम्मत थी, साहस था, बुद्धि थी, दम था, हिम्मत थी, वे दूर दूर जाते थे। बाद में एक ज़माना आया जब हम सब क्या हो गए, जकड़ गए, यानी जाति के नाम पर मतभेद होने लगे, अपनी जात पात के पिंजरे में बंद हो गए। यहाँ से वहाँ नहीं जाओ, उसके साथ खाना न खाओ, इसके साथ विवाह न करो, उसको छुओ नहीं, वगैरह। अब देखिए अंकोर वाट कंबोडिया में है, एक विशाल बड़ा मंदिर है भारत के लोगों का बनाया हुआ, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक इसी प्रकार से इंडोनेशिया का बैशाकी के जगह का एक मंदिर दिखाया गया है। तो लेखक ने बताया है प्राचीन समय में भारत के लोग बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, खाना खाना, विवाह करना, सारे रीति रिवाज करते थे। लेकिन आज जाति के नाम पर ये सब बाधा हो गया, बंद कर दिया गया है। जो कोई करता हो तो उसके विरुद्ध आवाज़ लोग उठाते हैं, उसे गलत ठहराते हैं। ज़रा देखिए कितना अंतर हो गया। एक युग था, यानी क्या था, एक काल, एक समय कि भारत के लोग दुनिया में घूमते थे। दूसरे युग में उसी भारत के लोग एक दूसरे से ही टकराने लगे हैं। धर्म के नाम पर हम क्या एक दूसरे के साथ लोग खाना नहीं खाते हैं,
दूसरों के घरों में नहीं जाते हैं, शादी विवाह नहीं करते, भोजन इत्यादि पे नहीं जाते। तो ये सब लेखक ने गलत ठहराया है। हमारे समाज का संगठन अजीब था, वह एक दूसरे को जोड़ता भी था और एक दूसरे से अलग भी करता था। हमारा जाति भेद एक अनोखी चीज़ है, लेकिन वर्तमान में जो जाति भेद हो गया, जातियों का जो अंतर आ गया, वो एक विचित्र बात बताई है लेखक ने, चीज़ बताई है। दुनिया में और कहीं यह बात नहीं थी। 2000 वर्ष हुए यह शुरू हुआ था, लेकिन शायद इस प्रकार का नहीं था। यानी 2000 साल के आसपास हो गया इसको शुरू हुए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 200-300 सालों में आने के बाद ये ज़्यादा हो गया। वह बहुत लचीला था। पहले तो ये क्या था, आसानी से झुकने वाला था, इतना नहीं था, लेकिन अब ये कठोर हो गया है, गलत हो गया, मजबूत हो गया। इसीलिए भारत देश में ऐसी हालत हो गई। उस समय की हालत के लिए शायद वह उचित हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यों ज्यों यह बढ़ा, यह अधिक कठोर और कट्टर होता चला गया। यानी अपने मन में क्या, लोग कठोरता का पालन करने लगे, दूसरी जातियों से क्या है, विरोध करने लग गए। धीरे धीरे एक दीवार बन गई, देश की एकता में यह रुकावट बन गई। देश के नागरिक अलग अलग भागों में बट गए, लोग मिलते नहीं थे, मिल नहीं सकते थे, आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे, एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। यहाँ के हालत अजीब हो गए हैं। इसमें आप और हम पैदा हुए हैं और रहते हैं, हमें उसका अजनबीपन मालूम नहीं होता, लेकिन दुनिया वालों के लिए आश्चर्य की बात है। दुनिया के लोग समझ ही नहीं सकते कि मामला क्या है। यह बात उसके दिमाग में नहीं आती, उन्हें अनोखी मालूम होती है। हम और आप इस हालत को देखते हैं, इसमें रहते हैं, शादी ब्याह है, करते हैं, खाते पीते हैं, या एक दूसरे के साथ नहीं खाते पीते हैं। हमें यह बड़ी मामूली बात लगती है, लेकिन बाहर का आदमी, चाहे एशिया का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे अफ्रीका का, चाहे यूरोप का, उसे यह एक अजीब बात मालूम होती है। मामला क्या है उसकी समझ में नहीं आता। यह अनोखापन है। मेरी राय में यह जात पात एक रुकावट के रूप में आई, जिसने देश की एकता में रुकावट डाली। यह एक बुराई है जो समाज को तोड़ती है, उसे मिलाती नहीं है। अब लेखक ने बताया है कि वर्तमान में जाति पाति का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया। हम तो इसी देश में पैदा हुए हैं, जाति पात के हालत में ही पैदा हुए हैं। जातियों का भेद हमने देखा, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, हमें अजीब मालूम नहीं होता। लेकिन अन्य देश के लोग जब यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि एक देश के लोग किस प्रकार से दूसरे लोगों में क्या करते हैं, विरोध करते हैं, साथ खाना नहीं खाते, शादी विवाह में नहीं जाते, तो ये सब उन्हें गलत लगता है, अजीब लगता है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज हमारी एकता में क्या है, रुकावट आ गई। मैं समझता हूँ कि भारत में एक मायने में सबसे ख़राब चीज़ यहाँ की जाति प्रथा है। हम आप बहस करते हैं, कभी प्रजातंत्र की, कभी समाजवाद की, और न जाने किस बात की। अब लेखक ने कहा कभी कभी तो हम क्या कर दें, प्रजातंत्र की बात कर दें, जहाँ प्रजा के हितों की भावना रखी जाती है, लोगों की भलाई की बात की जाती है। एक तरफ समाजवाद की बात करते हैं, यानी समाज में ऐसी व्यवस्था लागू करने की बात कहते हैं सभी समान हों, लेकिन वास्तव में जाति के नाम पर आज भी समान नहीं है, ये कभी लागू नहीं हुई। इन सब में चाहे प्रजातंत्र हो चाहे समाजवाद हो, उसमें कहीं भी जाति प्रथा नहीं आ सकती। वह सभी प्रकार की प्रगति की घोर विरोधी है। यानी जब तक जाति प्रथा रहेगी, जाति भेद रहेगा, तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जात पात में रहते हुए आप न तो समाजवाद पर पहुंच सकते हैं, न सच्चे प्रजातंत्र पर। जाति प्रथा देश तथा समाज के टुकड़े करके उसे ऊपर नीचे और अलग अलग भागों में बांटती है। यानी जाति की जो भावना है वो देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। अमीर गरीब में, जाति के नाम पर निम्न जाति उच्च जाति बना देती है। इस तरह मिलाने का नहीं बल्कि विभाजन का कारण बनती है। आज वह एकदम पुरानी और हानिकारक बन गई। यानी जाति प्रथा आज बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। आप भी देखते हो जातियों के नाम पर अनेक प्रकार के दंगे भड़कते हैं, जगह जगह झड़पें यानी लड़ाई होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जन धन का नुकसान भी होता है। एक ज़माना था जब भारत बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ था, यानी किसी प्रकार की जाति का भेद नहीं था। लोग आज़ादी से दुनिया भर में आते जाते थे, बिना किसी रोक टोक के घूमते थे। अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से और भारत की शक्ति से दुनिया के लोगों को प्रभावित करते थे। फिर एक ज़माना वह आया जब हम जात पात में पड़ गए तथा अब तक पड़े हुए हैं।
मैंने अपने देश की जाति भेद वगैरह की वे कमजोरियां बताई जिनसे हम गिर गए हैं, यानी हमारा देश बढ़ नहीं रहा, पीछे की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा, उसका पतन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे देश का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म के मामले में हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम अपने भारत देश से शिक्षा ग्रहण करते हैं एकता से, कि सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम सौहार्द के साथ रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया जाति का जो भावना है, जाति भेद जो है वो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे दूर कर सकते हैं, भारत की एकता को मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू।